हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू स्टडी विद मी। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना था? आज हम पढ़ेंगे स्वर। ठीक है, स्वर को क्या बोलते हैं संस्कृत में? अच्छा, ठीक है। स्वर को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला, उच्चारण काल मात्रा के अनुसार। दूसरा, उत्पत्ति के अनुसार। ठीक है, उच्चारण काल मात्रा के अनुसार 3 प्रकार से होते हैं ये। पहला मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत। ठीक है, मूल स्वर में कितने आते हैं? 5 आते हैं। दीर्घ स्वर 8 प्रकार के होते हैं एंड प्लुत 0 होते हैं। मूल स्वर को क्या बोला जाता है? एक मात्रिक भी बोला जाता है क्योंकि इन्हें बोलने में 1 गुना का समय लगता है। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक बोला जाता है क्योंकि इन्हें बोलने में 2 गुना समय लगता है। एंड प्लुत को त्रिमात्रिक भी बोला जाता है क्योंकि इन्हें बोलने में 3 गुना समय लगता है। अब मूल स्वर देखिए 5 कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री री, रे। बोल के देखिए इन्हें। ए, ई, उ, री री, रे। इन्हें बोलने में 1 गुना समय लग रहा है। लेकिन दीर्घ स्वर कौन कौन से आते हैं? आ, ऐ, औ, री री, ए, ओ, औ। इनसे इन्हें 2 गुना समय लग रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक। और इन्हें बोलने में 2 गुना समय लगता है। तीसरे क्या आ जाता है? प्लुत। इसे बोल के देखिए। ओम, राम। इन्हें बोलने में इससे 3 गुना समय लग रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? त्रिमात्रिक बोलते हैं। ठीक है, अब ये हमने देख लिया उच्चारण काल मात्रा के अनुसार स्वर। अब हम क्या देखेंगे? उत्पत्ति के अनुसार। उत्पत्ति के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पहला आता है मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। मूल स्वर में क्या आता है? ए, ई, उ, री री, रे। जो मूल स्वर में यहाँ थे वही सब यहाँ आएंगे। ठीक, अब संधि स्वर आ जाता है। संधि स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में 4 आते हैं, आ, ई, उ, री री। ठीक, जो दीर्घ स्वर में यहाँ थे इसमें ये नहीं होंगे क्योंकि ए, ओ और औ यहाँ नहीं होंगे। ठीक, अब संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? जो 2 स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? संयुक्त स्वर। जैसे ए, ओ, औ। ए किस किस से मिलके बना है? ए और ई से। ए बना है ए और ए से। ओ बना है ए और उ से। औ बना है ए और ओ से। ठीक है, तो संयुक्त स्वर भी कितने हो गए? 4 हो गए। जो 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। ठीक, अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? व्यंजन। व्यंजनों को संस्कृत में क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है फ्रेंड्स। ठीक, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। ठीक, तो जो स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन होते हैं उनका एक सूत्र आता है संस्कृत में, क्या बोलते हैं उसे? काद्योम अपसानाम। ठीक, इनकी संख्या कितनी होती है? 25। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन में जो स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन होते हैं उन्हें देखते हैं हम पहले। तो उसमें हम डिवाइड करेंगे 33 ओवरऑल व्यंजन, जिसमें स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन को हम पहले देखेंगे। इसमें क्या है? जो कंठ से बोले जाते हैं, जो तालु से बोले जाते हैं, जो मूर्धा से बोले जाते हैं, जो दंतव्य से बोले जाते हैं और जो ओष्ठ से बोले जाते हैं, उन सबको अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। ठीक, तो कंठ में कौन कौन से आते हैं? कै, खे, गे, घे और अणय। तालु में कौन कौन से आते हैं फ्रेंड? चै,
छ जय झ अण। मूर्धा ट ठ ड ढ अण। आप बोल के देखिए, जैसे मूर्धा है तो हम जो मूर्धा में आने वाले इन वर्णों को बोलेंगे ट ठ ड ढ अण, तो हमारी जो मूर्धा है या जीभ है वो मुड़ती हुई नजर आएगी, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, मूर्धा। तालु है जैसे च छ, तो इसमें क्या है, जीभ तालु में लग रही है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, तालु। च छ ज झ अण। और कंठ वाले में क्या है, कै, ये सीधे सीधे सिर्फ गले से बोले जा रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, कंठ से बोलने वाले वर्ण हो जाते हैं। अब दंतव्य को देखिए, त, इसमें क्या हो रही है, मूर्धा दांतों पे लग रही है, त थ द ध न। ओष्ठ में ये सिर्फ होठों से बोले जाएंगे, प फ ब भ म। ठीक है, इस तरह से जिसमें जिस चीज़ का ज़्यादा विशेष हो रहा है उसे उसका नाम दिया गया है। जैसे ये कंठ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो लास्ट वाला पंचम अक्षर होता है उसे क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर या नासिक्य, क्योंकि इसे बोलने पर ये नाक से बोले जाते हैं, जैसे अण अण न मैं, इसलिए इन्हें नासिक्य भी बोलते हैं और अनुनासिक भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा वर्ण है, तो इसलिए। ठीक, अब इसमें क्या आता है, एक अघोष भी आता है और एक घोष या सघोष भी आता है। तो इसके पहले और दूसरे अक्षर को क्या बोलते हैं, हम अघोष बोलते हैं, और तीसरे, चौथे और पांचवें अक्षर को घोष या सघोष बोलते हैं। ठीक, जैसे अघोष में क्या क्या आ जाता है, कै ख च छ ट ठ त थ प और फ। इसका सूत्र भी होता है पहला और दूसरा अक्षर। ठीक, अब ऐसे ही घोष और सघोष को देखेंगे, इसमें क्या होता है, ग घ अण ज झ ण ड ठ अण द ध न ब भ और मैं। इसका क्या सूत्र होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, सारे अनुनासिक और नासिक्य या पंचमा अक्षर घोष या सघोष ही कहलाता है। तो ये भी हमसे पूछ लिया जाता है कि नासिक्य वर्ण किन में आते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, घोष या सघोष में। इसी तरह अल्प प्राण और महाप्राण होता है। ठीक है, अल्प प्राण किसे बोलते हैं, जिन्हें बोलने में कम वायु की आवश्यकता पड़ती है उसे हम अल्प प्राण बोलते हैं, और महाप्राण जिन्हें बोलने के लिए ज़्यादा वायु की आवश्यकता होती है उसे महाप्राण बोलते हैं। इनका भी सूत्र होता है, अल्प प्राण क्या क्या होता है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। महाप्राण का क्या होता है, दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह आज हमने अपने स्वर और व्यंजन कंप्लीट कर लिए हैं। व्यंजन में स्पर्शीय और वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ और उसमें व्यंजन रह गए हैं, वो मैं कल कराऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।